नमस्कार। मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि सेक्शन 12 के अंतर्गत आता है। वॉइड मैरिज, जो कि इससे पहले की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं वॉइडेबल मैरिज क्या होता है, यानी कि अमानवीकरण विवाह, जो कि सेक्शन 12 के अंतर्गत आता है। तो ऐसा विवाह जो भी एक जो पक्ष होता है उसमें एक पक्ष शून्यकरण हो जाता है, तो वह शून्यकरण विवाह कहलाता है, यानी कि वॉइडेबल मैरिज कहलाता है। यानी कि जैसे किसी भी शादी में क्या होता है, दो पक्ष होते हैं, तो दो में से अगर एक पक्ष वो शून्यकरण है तो वह शून्यकरण विवाह कहलाएगा, यानी कि वॉइडेबल मैरिज कहलाएगा। अब शून्यकरण क्या है, कैसे है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये तब तक मान्य होगा जब तक कि विवाह को अमान्य करने की जो याचिका है वह दायर नहीं की जाती है। यदि विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अगर एक सक्षम अदालत द्वारा अगर शून्य घोषित किया जाएगा तो वह वॉइडेबल मैरिज कहलाएगी, यानी कि शून्यकरण विवाह कहलाएगा। इस तरह के विवाह में क्या होता है कि इस तरह के विवाह के जो पक्षकार हैं उनको ये तय करना होता है कि वे इस तरह के विवाह में साथ जाना चाहते हैं या फिर इस तरह के विवाह को अमान्य ठहराना चाहते हैं। दोनों कंडीशन उनके पास होती है, वह कोई भी चुन सकते हैं। अब आपको बता दें कि कौन सा ऐसा आधार है जहां पर विवाह को शून्यकरण कहा जा सकता है, यानी कि अमानवीकरण विवाह ठहराया जा सकता है। तो विवाह का अगर पक्ष है जो कि मानसिक विकार के कारण अगर सहमति देने में सक्षम नहीं है तो वह विवाह शून्यकरण कहलाया जा सकता है, या फिर अमानवीकरण कहलाया जा सकता है, या फिर वॉइडेबल मैरिज उसको हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो पक्ष हैं, एक आ है और एक बा है, ठीक है। जहाँ पर आ जो है वह पति है और बा जो है वह उसकी पत्नी है। अब बा ने क्या किया, बा ने उस समय विवाह के लिए सहमति दे दी जब वह विकृत थे, परंतु कुछ वर्षों के बाद बा ठीक हो गई। जब ठीक हो गई तो वह प्रश्न उठाती है कि भाई हमारी तो सहमति ही नहीं थी, हम तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। तो यह विवाह अमान्य घोषित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बी की सहमति के समय वह एक विकृत दिमाग की थी और इसलिए यह विवाह शून्यकरण विवाह का आधार माना जा सकता है। हालांकि इसके लिए उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वह पक्षकार के अगेंस्ट जा रही है, वह याचिका दायर करेगी, उसके बाद में यह डिसाइड हो सकता है कि यह शून्यकरण विवाह का आधार माना जा सकता है। जब भी पार्टी जो है एक मानसिक विकार से पीड़ित है तो उसे संतान पैदा करने के लिए अयोग्य बना देता है, तो ऐसे केस में भी वह विवाह शून्यकरण विवाह का आधार हो सकता है। मान लीजिए दो पक्ष है, आ है और बा है। आ को पति मानते हैं और बा को हम पत्नी मानते हैं। तो यदि जो बा है वह मानसिक विकार से पीड़ित है जिसके कारण वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आ जो है वह कोर्ट में जा सकता है और इस विवाह को शून्यकरण विवाह का आधार बना सकता है। इसके अलावा यदि उसमें से कोई भी पक्षकार यदि पागलपन के हमलों से पीड़ित है तो ऐसे केस में भी वह विवाह का शून्यकरण का आधार हो सकता है। जैसे कि कोई पक्ष है, आ है और बा है, जिसमें कि आ जो है पति है और बा उसकी पत्नी है। यदि आ और बा में से किसी एक को भी पागलपन का दौरा पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में दूसरा पक्षकार जो है वह विवाह को अवैध घोषित करा सकता है, वह न्यायालय जा सकता है। तो यह भी अवैध विवाह का आधार हो सकता है। इसके अलावा विवाह को किसी भी पक्ष के द्वारा बलपूर्वक से या धोखे से अगर सहमति दी जाती है तो वह भी विवाह अमानवीकरण ठहराया जा सकता है। मान लीजिए दो पक्षकार हैं, ए और बी, जहाँ पर ए पति है, बी उसकी पत्नी है। यदि कोई भी पक्ष बलपूर्वक से या धोखे से विवाह के लिए सहमति दे देता है तो वह विवाह शून्यकरण विवाह होगा। इसके अलावा यदि किसी भी विवाह में यदि कोई भी पक्ष
यदि वर है तो उसकी आयु 21 वर्ष से कम है, वधू है तो उसकी आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो वह विवाह शून्यकरण माना जाएगा। यदि आ की आयु मान लीजिए 21 वर्ष से कम है, आ जो कि पति है, और बा जो कि पत्नी है, उसकी आयु जो है मान लीजिए 21 वर्ष है, तो भी वह इस विवाह को शून्यकरण विवाह माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो है पति की आयु कम थी। यानी कि दो पक्ष में से एक की भी अगर आयु कम है तो इस विवाह को शून्यकरण विवाह माना जा सकता है। इसके अलावा अगर शादी के समय प्रतिवादी दूल्हे के अलावा किसी और बच्चे के साथ गर्भवती है तो उसको भी अमानवीकरण विवाह माना जा सकता है। यदि दो पक्ष है, आ है और बा है, आ पति है, बा उसकी पत्नी है, विवाह के समय यदि बा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गर्भवती हो जाती है तो वह विवाह जो है अमान्य विवाह ठहराया जा सकता है, या फिर अमान्य विवाह के लिए यह एक आधार हो सकता है। ये तो रहा कि किस आधार पर विवाह को शून्यकरण कहा जा सकता है। अब आपको बता दें कि एक शून्यकरण विवाह की अकृतता के लिए धारा 12 के तहत एक याचिका जो दायर की जाती है उसके लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। यानी कि नेसेसरी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय अ पिटीशन अंडर सेक्शन 12। तो आइए देख लेते हैं कि वह कौन सी शर्तें होती हैं। सबसे पहला तो धोखाधड़ी का केस होगा। धोखाधड़ी या दलील या फिर शादी पर बलपूर्वक अगर आवेदन किया गया है तो ऐसे धोखाधड़ी या फिर बल के द्वारा आवेदन की जो खोज है वह 1 वर्ष के भीतर अदालत में ऐसी याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा कोई अन्य आरोप है, ऐसा आरोप जिसके आधार पर याचिका दायर की गई है, तो वह विवाह समारोह के समय याचिकाकर्ता जो है अगर जानकारी से परे है तो वह भी 1 साल के भीतर में ही अदालत में यह याचिका दायर कर सकता है। ऐसे कुछ कथित तथ्य जिसको जानने के बाद कोई यौन संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे केस में भी वह 1 वर्ष के भीतर ही अदालत में जो है उसको पेश करना होगा। यानी अदालत में शून्यकरण विवाह के लिए वह याचिका दायर कर सकता है। ये तो रही शून्य और शून्यकरण विवाह के लिए याचिका दायर करने की शर्तें। अब शून्य और शून्यकरण विवाह के जो बच्चे होंगे वे किसके तहत आएंगे? तो आपको बता दें कि शून्य और शून्यकरण विवाह के तहत जो बच्चों की वैधता है वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 में निर्दिष्ट की गई है। यानी कि अगर शून्य विवाह में जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों को वैध माना जाता है, और शून्यकरण विवाह में जो बच्चे पैदा हुए हैं वह किसी भी बच्चे को बाद में अदालत के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया जाता है। यानी कि उसे वैध तो घोषित है, वैध उसको घोषित करेंगे, लेकिन उसको अदालत के द्वारा बाद में अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। भले ही वह एक विवाह जिसे धारा 11 के द्वारा शून्य विवाह कहते हैं या फिर धारा 12 के तहत अशक्त और शून्य घोषित किया गया हो। ऐसे दोनों कंडीशन में जो बच्चे पैदा हुए हैं वे परिस्थितियों के बावजूद, जो भी परिस्थितियां थी उसके बावजूद उन बच्चों को वैध माना जाएगा। अगर दुल्हन जो है शादी के समय गर्भवती थी और उसने बाद में बच्चे को जन्म दिया है तो ऐसे बच्चे को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह बच्चा वर्तमान विवाह के वैवाहिक रिश्ते से पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चे को एक तरह से आप नाजायज घोषित किया जा सकता है, यानी कि वह उस पक्ष का बच्चा नहीं माना जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।